मनी मास्टर द गेम टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई एक बुक है जो एक सेल्फ हेल्प ऑथर और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। ये बुक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए फाइनेंशियल सलाह और प्लान को बेहद आसान भाषा में समझाती है। टोनी रॉबिन्स ने कई कामयाब फाइनेंशियल एक्सपर्ट का इंटरव्यू लिया जिसमें वॉरेन बफे और पॉल ट्यूडलर जोन्स जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु शामिल थे और उन लोगों की हेल्प से फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप प्लान बनाया और उन्हीं प्लान्स को मैं आप सब के लिए समराइज करके प्रेजेंट कर रहा हूं। आप पहले खुद को देखो, फिर अपने आसपास देखो, अपने घर में, दोस्तों को, ऑफिस में साथ काम करने वालों को, रिश्तेदारों को, मतलब हर किसी को। आपको बहुत मुश्किल से कोई एक ऐसा मिलेगा जो फाइनेंशियली फ्री हो और ये इतनी बड़ी समस्या है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मां के अंधे दौड़ में शामिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जो कुछ भी उनका बच्चा आगे पढ़ने वाला है वो सब कुछ कूड़े के भाव होने वाला है। जमींदारी से लेकर इंडस्ट्री, फिर टेक्नोलॉजी और अब दौर है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो खत्म हो जाओगे। ऐसी सिचुएशन में फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालता, इसका एक रीजन ये भी है कि जॉब को लेके कुछ ज्यादा मेहनत करनी होती है। पैसे का गेम अब धीरे धीरे समझ आने लगा है और अब यहां से भी कुछ समय लगेगा फाइनेंशियल फ्री होने में और ये सब बच्चों को स्कूल में बताना चाहिए। टोनी रॉबिन्स ने अपने इस बुक में वही किया है। इसमें उन 7 स्टेप्स के अलावा इसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट प्लान्स को भी डिस्कस किया गया है। अगर आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड टीम भी बनानी चाहिए जिसमें फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और एडवोकेट हों। इस बुक की समरी बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मैं कुछ दिनों से ऐसी बुक्स पढ़ रहा हूं जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकूं और उसके बाद वो कर सकूं जिसको करने में मुझे खुशी और सुकून मिलता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जानते हैं एक्सपर्ट टोनी रॉबिन्स हमें क्या सलाह देते हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने में और कैसे फाइनेंशियल फ्री होने में। 7 स्टेप्स प्लान। नंबर 1, मूल्यांकन करें कि आप कहां खड़े हैं। नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाकर और अपनी संपत्तियों और देनदारियों की पहचान करके अपनी वर्तमान फाइनेंशियल कंडीशन को समझें। नंबर 2, एक दृष्टि बनाएं, स्पष्ट और विशिष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करें, दोनों अल्पकालिक और दीर्घकालिक, और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। नंबर 3, अपनी बचत को स्वचालित करें, स्वचालित बचत और इन्वेस्टमेंट योजनाएं स्थापित करें ताकि आप भविष्य के लिए लगातार पैसा अलग रख सकें। नंबर 4, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करें, खुद को धन, इन्वेस्टमेंट और व्यक्तिगत वित्त के बारे में शिक्षित करें और आर्थिक रूप से सफल लोगों की मानसिकता और आदतों को विकसित करें। नंबर 5, अपने इन्वेस्टमेंट में विविधता और संतुलन रखें, अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता दें और अपने लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा के आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट के संतुलन को समायोजित करें। नंबर 6, खुद को सुरक्षित रखें, जोखिमों को समझें और प्रबंधित करें और अपनी अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए रणनीतियों को लागू करें। नंबर 7, एक फाइनेंशियल ड्रीम टीम बनाएं, अपने आप को विश्वसनीय सलाहकारों की एक टीम के साथ घेरें, जैसे कि एक फाइनेंशियल योजनाकार, लेखाकार और वकील जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। नंबर 7 को जरूरी नहीं है कि आप किसी फिजिकल पर्सन से मिलें, इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, गुरु हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, यूट्यूब पे या फिर आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये कदम व्यक्ति को वित्त के प्रबंध और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की दिशा में सही कार्रवाई और दृष्टिकोण अपनाने में मार्गदर्शक करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करो और ऊपर के बताए सभी 7 सलाहों को एक बार फिर से सुनो। पेन पेपर लेकर बैठो और एक एक करके हर स्टेप को लिखो, समझो। बहुत काम की चीज है, यही बनाएगा आपका फ्यूचर। बाद में कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूं। सो बिना देर किए इसे सीखो। इस पे जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ो, बस रुकना नहीं है। इन सलाहों के अलावा इस बुक में कुछ और भी टिप्स बताए गए हैं, चलिए उसे भी समझते हैं। फाइनेंशियल माइंडसेट।
टोनी रॉबिन्स का मानना है कि फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता और व्यवहार विकसित करना महत्वपूर्ण है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए अनुशासन, ध्यान और जोखिम लेने की इच्छा और गलतियों से सीखने की आवश्यकता होती है। मनी मास्टर द गेम बुक में रॉबिन्स ने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होने के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो मूल विश्वासों और मूल्यों का एक समूह है जो धन से संबंधित आपके निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। वह पाठकों को विकास मानसिकता अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जो कि यह विश्वास है कि आप सीखने और प्रयास के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार कर सकते हैं। वह सकारात्मक धन की आदतों के निर्माण पर भी जोर देते हैं, जिसमें एक बजट रखना, अपने साधनों से कम रहना, ऋण का भुगतान करना, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना और व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुद को शिक्षित करना जारी रखना शामिल हो सकता है। वह धन की कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में जागरूक होने और उनसे बचने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि आवेगपूर्ण खर्च, अपने साधनों से परे रहना और जब बचत और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो टाल मटोल नहीं करना। इसके अतिरिक्त रॉबिन्स दूसरों पर भरोसा करने या किसी और की ओर से कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करने के बजाय आपकी फाइनेंशियल भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देते हैं। सही मानसिकता और व्यवहार विकसित करके व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को दूर कर सकते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने से रोक सकते हैं और अपने फाइनेंशियल भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि फाइनेंशियल सफलता हासिल करने के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में वह पाठकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करते समय विशिष्ट और मापने योग्य होने के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, केवल मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहता हूं कहने के बजाय वह एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव देते हैं, जैसे मैं 40 साल की उम्र तक बचत और इन्वेस्टमेंट में $1 मिलियन प्राप्त करना चाहता हूं। यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है, जो एक उचित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने योग्य हैं और कार्य योजना निर्धारित करें। टोनी रॉबिन्स प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होने और उन्हें छोटे छोटे कार्रवाई योग्य चरणों में तोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं, जो आप इसे प्राप्त करने के लिए उठा सकते हैं। वह पाठकों को अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और सबसे महत्वपूर्ण लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपको अभिभूत होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। रॉबिन्स यह सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर देते हैं कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों और आपके समग्र जीवन दृष्टि के अनुरूप हों। उनका मानना है कि आपके मूल्यों और उद्देश्यों के अनुरूप फाइनेंशियल लक्ष्य होने से आपको उन्हें हासिल करने की प्रेरणा और मिलेगी। कुल मिलाकर स्पष्ट और विशिष्ट फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल भविष्य पर नियंत्रित रखने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की दिशा में मदद कर सकता है। मिला जुला के उनका यह कहना है कि सबसे पहले अपनी स्थिति जान लो कि आप अभी कहां हो, मतलब कि आपके पास कितना पैसा है, कितना उधार चुकाना है और कहां कहां से पैसे आ सकते हैं और कहां कहां से आप पैसे बचा सकते हैं। खर्च कम करके इनकम बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, वो कौन सी स्किल्स है जिन्हें सीख के ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उसके बाद उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने सालों में कितना पैसा कमाना चाहते हो, उसका बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट बिना एक्शन के नहीं। दोस्तों, अब से कोशिश नहीं, एक वादा करके जा रहा हूं कि आपको अमेजिंग कंटेंट मिलेंगे जिससे हम सब साथ में खुद को बेटर बना सकें, ग्रो कर सकें। बस आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा जब आप सिर्फ घर पे ही बैठे रहोगे, कोई काम ना करो
और सिर्फ खाते ही रहो हर 3-4 घंटे, तो 1 साल बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप वेट गेन करोगे। लेकिन ऐसा पैसों के मामले में नहीं होता है। यानी अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो पैसे उल्टा कम हो जाता है बढ़ने की बजाय। आपका सवाल ये हो सकता है कि मुझे मेरी सेविंग्स अकाउंट पे 3 से 4% तो मिल ही रहे हैं, यहाँ तो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसे मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी से समझाता हूँ कि कैसे आपके पैसे हर साल कम होते जा रहे हैं, यानी वो वेट लूज कर रहा है बिना कुछ किए। मान लेते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट की आज कॉस्ट है 1 लाख रुपए और हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट है ऑलमोस्ट 6%। तो क्या आपको पता है कि 10 साल बाद उस सेम प्रोडक्ट को आपको खरीदने के लिए 1,79,085 रुपए देने होंगे, यानी 1,79,085 रुपीज। पर इससे हमारे बैंक के सेविंग्स अकाउंट से क्या लिंक है, ये आप पूछेंगे। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ देते हो, 10 साल बाद 4% इंटरेस्ट रेट से आपके पैसे 1,48,024 रुपए हो जाएंगे, यानी 1,48,024 रुपीज। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जहां 10 साल पहले आपको उतने ही पैसे देने पड़ते, यानी 1 लाख रुपए, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 10 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के पूरे पैसे देने के बावजूद भी आप उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएंगे। उल्टा आपको अपने जेब से 31,061 रुपए देने होंगे, यानी 31,061 रुपीज, तब जाके आप उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। इसीलिए टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि आप अपने पैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उससे आपको काम करवाना पड़ेगा जिससे कि टाइम के साथ वो बढ़ता रहे और आपको फायदा मिले। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज। और आज के इस वीडियो में हम सभी वो सारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो मैंने मनी मास्टर द गेम द 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम से सीखा है, जिसके ऑथर है टोनी रॉबिन्स। इस बुक में कुल 7 सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर किया गया है जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो की स्पीड ही बढ़ा सकते हैं 1.25x या 1.5x पे। ये एक ऐसी बुक है जिसे लाइफ में एक बार तो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजीज बहुत ही सिंपल है और इफेक्टिव है हर उस एज के लिए जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। चलिए ऑथर टोनी रॉबिन्स के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। टोनी रॉबिन्स एक ऑथर, कोच, स्पीकर एंड फिलांथ्रोपिस्ट हैं जो अपनी लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स एंड सेल्फ हेल्प बुक्स जैसी अनलिमिटेड पावर, अवेकनिंग द जायंट विद इन, इवन मनी मास्टर द गेम जैसी बेस्ट सेलिंग बुक्स के लिए जाने जाते हैं। टोनी आज 33 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस ओन करते हैं और उनकी नेटवर्थ है $600 मिलियन की। तो चलिए इस बुक से हम उन 7 सिंपल स्टेप्स के बारे में सीखते हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने में हेल्प करेगा। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में समझाई गई हैं उसे हमें समझना होगा, जिससे कि हमारा जो रिलेशनशिप है पैसों के साथ वो और बेहतर हो जाए। पहले ही चैप्टर में टोनी रॉबिन्स ने एक कोट के साथ शुरू किया था, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। देखिए क्या खूब लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। इस कोट का मतलब है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बेकार मालिक है। यानी कि अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल कर रहे हो कि कहाँ खर्च करने हैं आपको, किसे देना है, किससे लेना है, कहाँ इन पैसों का सही इस्तेमाल करना है, तो आपको पावर देता है पैसा। लेकिन अगर पैसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे तो हो सकता है कि आप वो सारे चीजों पर पैसे वेस्ट करें जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, जैसे कि बहुत ही बड़ा घर लेना या लोगों को शो ऑफ करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल फैंसी रखना, लेकिन रियलिटी में आपके पास उतनी सेविंग्स है ही नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बहुत ही कम शब्द हैं जो ह्यूमन इमोशंस को बहुत जल्दी ट्रिगर करते हैं, जैसे रिलीजन, सेक्स, पॉलिटिक्स एंड इवन पैसा। हम अक्सर इस बारे में बात करना अवॉइड करते हैं अपने डिनर टेबल पे या कोई सोशल गैदरिंग में। इवन अपने नजदीकी लोगों से भी हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं पैसे के बारे में डिस्कस करने में। मेन मुद्दा ये है कि हम पैसों को लेकर इतना डिस्परेट है, इसलिए नहीं कि हमें पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है, बल्कि हमें इस पैसे से क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं उस फीलिंग से हमें प्यार है, और इसी वजह से हम पैसों के पीछे पागल हैं। शॉर्ट में बताऊं तो पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीलिंग्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट, यानी आपको पावरफुल फील होता है। फीलिंग ऑफ फ्रीडम, आप जब कोई चीज अफोर्ड कर सको तो आपको पैसे खर्च करने की आजादी फील होती है। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जब आप कॉन्स्टेंटली पैसे अर्न कर रहे हैं तो आपको पता है कि आने वाले 2 महीने या 3 महीने में आपको कोई पैसों की कमी नहीं होगी, अगर अनलेस कुछ एक्सट्रीम बुरा ना हो तो। फीलिंग ऑफ हेल्पिंग दोज वी लव
एंड दोज इन नीड। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जिनसे प्यार करते हैं या जिन्हें जरूरत है उन्हें आप हेल्प कर पाएंगे। ये फीलिंग आपको बहुत अच्छा फील करवाती है। और आखिरी, फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। अगर पैसे होते हैं तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपकी ड्रीम्स हैं, जिससे कि आपको अपनी जिंदगी से और प्यार आता है। और यही सारी फीलिंग्स की वजह से हम इतना हार्डवर्क करते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये लागू होता है कि हम पैसों से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि पैसे जो हमें पावर देती है उस फीलिंग से हमें प्यार है। और टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यू आइदर यूज इट और इट यूजेस यू। यू आइदर मास्टर मनी और मनी मास्टर्स यू। इसीलिए हमें पैसों को मास्टर करना पड़ेगा इससे पहले कि पैसे हमें मास्टर करें। टोनी रॉबिन्स फिर एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि एक बच्चे और एक मिडिल एज बंदे में जिसने कभी भी कोई गेम नहीं खेला है, इन दोनों के माइंडसेट के बारे में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी अपने किसी भी फैमिली के घर गए होंगे तो कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो कंप्यूटर या मोबाइल गेम्स में बहुत अच्छा होता है और वो आपको चैलेंज करता है एक गेम के लिए। और ये जाहिर सी बात है कि आप विद इन कुछ सेकंड्स में ही हार जाओगे। यानी वो आपको पटक पटक के, लिटा लिटा के, घुमा घुमा के इतना पीटेगा जिससे कि आप बोलोगे कि रहने दे, मुझे नहीं खेलना ये गेम। लेकिन टोनी रॉबिन्स आपसे पूछते हैं कि क्या वो बच्चा आपसे 10 गुना स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर या फास्टर है? नहीं ना। तो क्या डिफरेंस है आपके और उसमें? और जाहिर सी बात यह है कि उस गेम को उस बच्चे ने आपसे ज्यादा बार खेला है, इसीलिए वो आपसे बेटर है। उसी तरह इस बुक के टाइटल में मनी को एक गेम बोला गया है। ऑथर कहते हैं कि हम इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हम इस मनी गेम को उतनी बार खेला ही नहीं है। जो भी सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, हम उसी को फॉलो करते हैं और इसी को हमें आज इस वीडियो में चेंज करना है। ऑथर सारे सेल्फ मेड बिलियनियर्स के इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद ही इन 7 स्टेप्स को हमारे साथ शेयर करते हैं जो हम कुछ ही देर में सीखने वाले हैं। ऑथर कहते हैं कि एंटिसिपेशन इज द अल्टीमेट पावर। यानी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अगर आप ये पता कर लो तो इससे बड़ी पावर कुछ भी नहीं हो सकती है। और इसी पावर को डेवलप करने के लिए आपको मनी गेम को बार बार खेलना होगा। यहाँ आपको ये नोट लिखना है कि इस गेम में बेहतर होने के लिए हमें अपनी थिंकिंग और एक्शंस को चेंज करना होगा पैसों के बारे में। तो चलिए, पहला स्टेप जो आपको लेना है जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर सके जो आप ड्रीम अभी कर रहे हो। तो स्टेप नंबर 1 है टैप द पावर, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अब ऑथर हमारे साथ एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि इन स्ट्रैटेजीज को काम करने के लिए सालों की डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी लगती है। टोनी रॉबिन्स अपने फ्रेंड जो बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है बर्टन मैलकील, और वो ऑथर भी हैं ऑल टाइम क्लासिक बुक फाइनेंस जॉनर में अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। वो उनके ऑफिस जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थी, उनका मेन एजेंडा यही था उस इंटरव्यू के लिए कि वो ये पता कर सके कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हर व्यक्ति करते हैं इन्वेस्टिंग रिलेटेड, जिसके कारण उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है लाइफ में। बर्टन मैलकील उन लोगों में से है जिन्होंने इंडेक्स फंड को क्रिएट किया था। इंडेक्स फंड बेसिकली एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होता है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस पूरे पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो मार्केट इंडेक्स को मिमिक करता है। एग्जाम्पल, इंडिया में 2 सबसे बड़े इंडाइसेस हैं, पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं और निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। तो जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्हीं टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बर्टन मैलकील ने ये बताया टोनी रॉबिन्स को कि जो नंबर 1 मिस्टेक यंग पीपल करते हैं कि वो कंपाउंडिंग के सुपर पावर्स को यूज नहीं करते हैं, जिस वजह से वो लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे पावरफुल टूल कहा है और ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री भी कहा है। अगर ये इतना ही अच्छा है तो बहुत कम लोग इसे क्यों यूज कर रहे हैं, टोनी रॉबिन्स ने बर्टन से पूछा। तो बर्टन ने फिर 2 ट्विंस के एग्जाम्पल शेयर किए जिनका नाम था विलियम एंड जेम्स। विलियम जब सिर्फ 20 साल के थे, उन्होंने एक रिटायरमेंट अकाउंट ओपन किया और ये डिसाइड किया इसमें मैं हर साल $4000 पे करूंगा और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 10% रिटर्न्स उनको मिलेगा। ऐसा उन्होंने एज 40 तक किया। उसके बाद जो भी पैसे बने थे उसे री इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इसमें और पैसे नहीं डालूंगा, जो पैसे ऑलरेडी हैं उन्हीं को काम करने देता हूँ। और वही जेम्स ने एज 40 में डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि साल के $4000 वो पे करेंगे और 10% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट भी किया। और ऐसा उन्होंने 25 साल तक किया, यानी जब तक वो 65 ईयर्स के थे तब तक उन्होंने ऐसा पे किया।
तो जब दोनों 65 इयर्स के हुए तो आप मुझे ये बताइए कि किसके पास ज्यादा पैसे होंगे। विलियम ने 20 साल इन्वेस्ट किया और जेम्स ने 25 साल। और आपने शायद गेस कर ही लिया होगा कि विलियम के पास ज्यादा पैसे होंगे, और सिर्फ ज्यादा ही नहीं, 600% ज्यादा पैसे जेम्स के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। विलियम ने क्योंकि पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था और फिर उसे कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा टाइम भी दिया, तो एट एज 65 विलियम के पास $2.5 मिलियन थे, यानी 18 करोड़ 70 लाख रुपए। वही जेम्स ने लेट शुरू किया था तो उसके पास सिर्फ $4 लाख थे, जो ऑलमोस्ट होते हैं 3 करोड़ रुपए। तो यही था स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने ये सीखा कि नो मैटर आप किस एज में हैं और आप कितना अर्न कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना ही चाहिए, क्योंकि बैंक में पैसे रखने से इन्फ्लेशन की वजह से हम पैसे गंवा रहे हैं। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जिसके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं। जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपके पैसे बढ़ते हैं, उसी तरह जेम्स क्लियर जो ऑथर है एटॉमिक हैबिट्स के, उन्होंने ये कहा है कि आपकी हैबिट्स भी कंपाउंड करती है। अगर आप एवरीडे 1% बेटर हो जाते हो तो एक साल में आप 37% बेटर हो जाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको कुकू एफएम एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुकू एफएम एप्लीकेशन पे आपको हजारों बुक्स की समरी मिलती है, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, और भी अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ बुक समरीज नहीं बल्कि ऑडियो बुक, कोर्सेस एंड पॉडकास्ट भी मिलती है। अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको स्पेशली कुकू एफएम के कोर्सेज को रेकमेंड करता हूँ, जैसे 21 डेज में बढ़ाएं प्रोडक्टिविटी, पावर ऑफ मेडिटेशन 11 डेज कोर्स, 21 डेज टू पॉजिटिव अप्रोच, हाउ टू बी फोकस्ड 7 डेज कोर्स। ये सारे कोर्सेज बहुत ही डिटेल कोर्सेज है जो आपकी लाइफ को बदलने में काफी हेल्प करेगा। इसका प्रीमियम मेंबरशिप आपको पूरे साल के लिए 399 रुपीज पर मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड BP20 यूज करते हो यानी बुक पिलो 20, तो आपको 80 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको सिर्फ 319 रुपीज ही पे करना होगा फॉर एंटायर ईयर प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जो हर दिन 1 रुपए से भी कम है। तो आज ही कुकू एफएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अमेजिंग हैबिट्स को बिल्ड करिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो आपको हेल्प करने वाला है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में। बिकम द इनसाइडर, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टोनी पैसों को एक गेम कंसिडर करते हैं, इसीलिए स्टेप नंबर 2 में वो ये कहते हैं कि आपको रूल्स जानने होंगे इस गेम की, अगर आपको इसमें सक्सीड करना है तो। और इसे वो 9 मिथ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट करके आपको सिर्फ 4 मिथ्स में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा सीख सको। वो कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को एक माउंटेन की तरह सोचना चाहिए, जिसकी चढ़ाई को वो एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जहां पर आप अपने पैसों को सेव करते हैं और उन्हें ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट ना कर लो जिसके रिटर्न से आपके खर्चे निकल सके। जैसे ही आप ये फेज अचीव करते हैं तो आप क्रिटिकल मास तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद माउंटेन की स्लोप नीचे की ओर जाने लगती है, जिसे ऑथर डीक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आपके लिए काम करना जरूरी नहीं है, आप इसीलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको मजा आता है काम करने में। कोई आपका बॉस नहीं है, बल्कि आप खुद के बॉस हो। यही है ट्रूली फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये बस मेरा मानना है कि आपको अपने पैसों को खर्च करना भी आना चाहिए, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को चेस कर सके। पूरी जिंदगी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको एंजॉय भी करना है अपने हार्डवर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के लिए। मिथ नंबर 1 है इन्वेस्ट विद अस वी विल बीट द मार्केट, यानी हमारे साथ आप इन्वेस्ट करो, हम आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा के देंगे। यहाँ ऑथर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या कोई भी कंपनीज के बारे में कहते हैं कि हमें उनके बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अगर म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड कर रहे हैं तो उसके वो आपको हिडन फीस आपको बताते नहीं है, क्योंकि 96% से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मार्केट से बेटर परफॉर्म नहीं करता है। और एज अ इन्वेस्टर आपको इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये मार्केट को बीट करने का क्या मतलब है, क्या मार्केट में जाकर किसी को पीटना है? तो ऐसा नहीं है। मार्केट से ऑथर रिफर कर रहे हैं स्टॉक इंडेक्स, जैसे कि इंडिया में सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 है,
और सेंसेक्स एंड निफ्टी लास्ट 25 सालों में ऑन एन एवरेज 12% से ज्यादा बढ़ा है। तो ऑथर ये कहते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट के बराबर या उससे बेटर रिटर्न हमें कमा कर दे। इस कंडीशन में हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको 12% से ज्यादा रिटर्न आपको दे, तो ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है। यूएस में S&P इंडेक्स है जिसमें यूएस के टॉप 500 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो क्या आप एज अ इन्वेस्टर 500 स्टॉक्स इंडिविजुअली खरीदना और उसे ट्रैक करना चाहोगे? अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आई थिंक आप मोस्टली नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पहला रिकमेंडेशन ऑथर ये कहते हैं कि हमें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड को डिटेल में समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिसे आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा इंडेक्स फंड के बारे में। लेकिन अभी के लिए हमें अपने माइंड में ये रखना है कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। मिथ नंबर 2 है आवर फीस दे आर रियली स्मॉल प्राइस टू पे। यहाँ ऑथर फीस यानी जो हम म्यूचुअल फंड्स में देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं, जेसन, मैथ्यू एंड टेलर। इनके पास एग्जैक्टली $1 लाख थे इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और लकीली ऑलमोस्ट सभी ने सेम परफॉर्म किया, लेकिन तीनों ने डिफरेंट एनुअल फीस पे करी। जेसन ने जिस कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया था उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आपको 3% पे करना पड़ेगा। मैथ्यू ने 2% का डिसाइड किया था और टेलर ने सिर्फ 1% देने का डिसाइड किया था। तो जब ये तीनों ही 65 इयर्स के हुए तब इन्होंने अपनी इनकम कैलकुलेट की। तो जेसन ने $1 लाख इन्वेस्ट किया था जो कि 7% के रेट से ग्रो किया। तो जेसन ने $3,24,340 बनाए। वही मैथ्यू ने 7% के रेट से, उसे अगर हम माइनस करें 2% यानी एनुअल फीस, तो मैथ्यू ने कुल $4,32,194 कमाए। और टेलर ने, जिसने बस 1% एनुअल फीस दिया, उसने $5,74,349 कमाए, जो कि ऑलमोस्ट डबल है जेसन से। तो यहाँ सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और रिटर्न्स भी सेम है, लेकिन टेलर ने दुगना कमाया जेसन से जस्ट बिकॉज ऑफ एनुअल फीस। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ है टाइम और एक तरफ है पैसा। तो जो व्यक्ति 3% एनुअल फीस पे करता है वो 30 साल में कुल इतने पैसे कमाता है। वही जो बंदा 1% एनुअल फीस पे करता है वो ऑलमोस्ट इतने पैसे कमाता है। तो आप इस डिफरेंस को इस ग्राफ में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप उनके एनुअल फीस के बारे में पता करिए, क्योंकि जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं वैसे फीस की वैल्यू भी कंपाउंड होती है। मिथ नंबर 3 और 4 है डोंट ट्रस्ट योर ब्रोकर कंप्लीटली एवर। अभी तक हमने पार्ट 2 सेक्शन में ये सीखा कि कैसे 96% म्यूचुअल फंड्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ उनके एनुअल फीस भी ज्यादा होती है और कई बार तो आपको इंडिया के इन्फ्लेशन रेट से भी कम रिटर्न्स मिलते हैं, जो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि हमें इंडेक्स फंड को चूज करना चाहिए, क्योंकि पहला ये मार्केट के सबसे बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, दूसरा इसके रिटर्न्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं और इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है, 0.25 से 0.5% तक। तो मिथ नंबर 3 और 4 में ऑथर बेसिकली ये कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके साथ कोई भी स्कीम लेके आए जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है, तो प्लीज उसे चाय बिस्किट खिलाकर आप उसे रास्ता दिखा दे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो हमेशा अपने फायदे के लिए आता है, आपके फायदे के लिए नहीं। और यहाँ पे आप उनकी बातों में आकर कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और एक स्पेशल चीज जो ऑथर हम सभी को रेकमेंड करते हैं, यू डोंट have to beat the market expert in terms of investing। और ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही इजी रखना चाहिए, जो आपके लाइफ के गोल से इंस्पायर्ड हो। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट के जो एक्सपर्ट है हमें उनसे बेटर परफॉर्म करना है, हमें उनसे ज्यादा पैसे बनाने हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पे बिलीव होना चाहिए और सही टाइम पे सही जगह पे आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप हमेशा पैसे बनाएंगे। तो यही था स्टेप नंबर 2, जिसमें हम सभी ने सीखा कि किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद रिसर्च करना चाहिए, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करना चाहिए, खुद का कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए और उसे रेगुलर चेक भी करिए और उसे चेंज भी करते रहिए। अभी तक हमने स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 सीखा है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जिसमें पहला स्टेप में हमने सीखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी आपको जितना जल्दी हो सके
इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बनाएं। दूसरा, हमने ये सीखा कि अपने इन्वेस्टमेंट्स आप खुद डिसाइड करिए, थोड़ी रिसर्च करिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, लेकिन मेक श्योर करिए कि वो आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ मैच करता हो। जस्ट बिकॉज कोई आपको रेकमेंड कर रहा है, आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसकी आपको समझ है उस पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स या अल्ट्रा रिच लोग हैं वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की वजह से नहीं हुए हैं। तो ये दोनों ही स्टेप को मैंने जानबूझकर आपको डिटेल में समझाया जिससे कि हर व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो है मेक द गेम विनेबल। इस स्टेप में ऑथर टोनी रॉबिन्स आपको ये कहते हैं, आपको अपने लाइफ में एक नंबर डिसाइड करना होगा कि आपको इतने पैसे अर्न करने हैं जिससे कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सको। और ध्यान रहे कि ये एक ऐसा नंबर हो जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए लेकिन आप अभी बस अनएम्प्लॉयड हो, तो ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। और ये पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल है। इसीलिए फिलहाल के लिए एक ऐसा नंबर चूज करिए जो आप आने वाले 10 साल में कमा सकते हो अगर आप हार्डवर्क करोगे तो। मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया 1 करोड़ रुपए। अब आपको इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, यानी 1 करोड़ रुपए को अगर आप 10 साल से डिवाइड करो तो आपको हर साल 10 लाख रुपए कमाने हैं, यानी हर महीने 83,333 रुपीज। अगर आप इतना सेव कर लेते हो हर महीने तो आप ये गोल अचीव कर लोगे। इसके बाद ऑथर आपको 5 एलिमेंट पे फोकस करने को कहते हैं जो आपको हेल्प करेगा इस मंथली एंड ईयरली गोल को अचीव करने में। पहला है सेव मोर। यहाँ ऑथर आपको ये कहते हैं कि आपकी लाइफ की सारी एरियाज को आपको एक बार एनालाइज करना है कि कहाँ आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, क्या क्या वो डेली एक्शंस ले सकते हैं जिससे कि कुछ पैसे एवरी डे सेव कर सको आप। मान लेते हैं कि आप अपने लेट 20s में हैं और आपकी एक स्टेबल जॉब एंड बिजनेस भी है, तो डेली अगर आप 500 रुपए भी सेव कर लेते हो तो महीने का वो 15,000 रुपए हो जाता है, यानी आप 15,000 रुपए सेव कर रहे हो। तो जो आपका गोल था 83,333 रुपीज, उसमें से आप 15,000 रुपए माइनस कर दो, यानी अब आपका गोल है सिर्फ 68,333 रुपीज। आपको इतने पैसे अर्न करने हैं हर महीने। दूसरा एलिमेंट है चेंज योर लाइफ, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। ये पहला एलिमेंट यानी सेव मोर का अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करनी है। अगर आप पार्टीज या एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं तो आपको इसे थोड़ा कम करना होगा। ऑथर का ये कहना है कि अनलेस आपको इसकी जरूरत है तभी आप उसे खरीदिए। और हमेशा किसी भी प्रोडक्ट का अफोर्डेबल वर्जन हमेशा अवेलेबल होता है मार्केट में, तो जरूरी नहीं है कि आपको बस एक स्पेसिफिक ब्रांड के कपड़े या स्पेसिफिक ब्रांड की फोन ही चाहिए होगी। एज लॉन्ग एज आपको जो बेनिफिट्स चाहिए वो अगर आपको कोई अफोर्डेबल चीज पे भी मिल जाती है तो आपको उसे चूज करना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है, इफ यू रियली नीड इट बाय इट, इफ यू डोंट नीड इट अवॉइड इट। तीसरा एलिमेंट है अर्न मोर। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको अपने नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी होगी। आप ओनली वन इनकम सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। ऑथर यहाँ आपको 3 एडवाइसेस देते हैं। पहला है इंक्रीज द वैल्यू यू कैन ऐड टू अदर्स। नो मैटर आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए वो है अपने कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना जिससे कि वो आपको चूज करे ओवर कॉम्पिटिटर्स। दूसरा है अपग्रेड योरसेल्फ एंड स्विच टू अ न्यू इंडस्ट्री। अपने जॉब के साथ साथ आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नए स्किल सीखना होगा। अभी जो इकोनॉमी है वो स्किल बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप उस आइडिया को रियल प्रोडक्ट में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो बाय डेलीगेटिंग योर टास्क। ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि आपको अपने जॉब एंड बिजनेस में सबसे बेस्ट होना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको नए इंडस्ट्री में भी एंटर करना होगा जिससे कि आप ज्यादा पैसे कमा सको। तीसरा है फाइंड द वेज यू कैन ऐड मोर वैल्यू टू अदर्स एंड ग्रो मोर सो दैट यू कैन गिव मोर। यहाँ 3 चीजें हैं, ऐड वैल्यू मोर, ग्रो मोर एंड गिव मोर। ऑथर कहते हैं कि आपको ये पता करना है कि कैसे आप दूसरों को और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो और साथ ही साथ कैसे आप ग्रो कर सकते हैं जिससे कि आप और अच्छे तरीके से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो टोनी रॉबिन्स हमें सजेस्ट करते हैं जिससे कि हम ज्यादा पैसे कमा सके। एलिमेंट नंबर
4 है गेट बेटर रिटर्न्स। आपने अपने पैसे को सेव करना शुरू कर दिया, अपनी लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव कर लिया और साथ ही साथ अब आप ज्यादा पैसे भी कमा रहे हो। तो अब आपको फोकस करना है कि उन पैसों से आपको बेटर रिटर्न्स अचीव करना है, यानी अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा रिटर्न आपको कमानी है। इसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होगा मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए। ऑथर सजेस्ट करते हैं ऑल सीजन पोर्टफोलियो, जिसमें आपको 30% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 40% आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है क्योंकि इसमें आपके रिटर्न्स फिक्स रहते हैं और इनका टाइम फ्रेम भी ज्यादा होता है। 15% आपको इंटरमीडिएट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। इंटरमीडिएट बॉन्ड्स एक टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स होता है जो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और इनका टाइम होराइजन 3 साल से ज्यादा होता है। 5% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और 5% आपको कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना है। ऑथर ये कहते हैं कि पोर्टफोलियो शुड बी रीबैलेंस्ड, मतलब अगर एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरा इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न्स दे रहा है तो आपको उसे सेल कर देना चाहिए और जिसमें आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहा है उसमें आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना चाहिए हर 3 से 6 महीने में। तो अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। 5वां एलिमेंट है सेव फीस एंड टैक्सेस। एक इन्वेस्टर को अपने कंट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो टैक्सेस को सेव करे और एडिशनल फीस को भी अवॉइड कर सके। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप सेक्शन 80C का यूज कर सकते हैं। 1.5 लाख लिमिट से आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके प्रीमियम्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। इसी तरह आपको और भी रिसर्च करनी चाहिए जहां से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं बिना कोई इलीगल काम किए। तो ये था स्टेप नंबर 3, मेक द गेम विनेबल, जिसमें हमने सीखा कि सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितना कमाना है आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद डीकंस्ट्रक्ट करके ईयरली एंड मंथली में कन्वर्ट कर देना है। फिर ऑथर ने 5 एलिमेंट के बारे में शेयर किया है जिसे अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो गोल है उसे हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। पहला एलिमेंट है सेव मोर, दूसरा एलिमेंट है चेंज योर लाइफस्टाइल, तीसरा है अर्न मोर, चौथा है गेट बेटर रिटर्न्स और 5वां है सेव फीस एंड टैक्सेस। स्टेप नंबर 4 है मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। यहाँ ऑथर एसेट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि एनीबडी कैन बिकम वेल्दी, एसेट एलोकेशन इज हाउ यू स्टे वेल्दी। ऑथर टोनी रॉबिन्स डेविड स्वेंजन के पास जाते हैं एसेट एलोकेशन को बेहतर तरीके से सीखने के लिए। डेविड ने अपना $1 बिलियन को $23.9 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया था, वो भी एनुअल एवरेज रिटर्न 13.9% से। डेविड 3 टूल्स के बारे में बात करते हैं ऑथर को समझाने के लिए। पहला है सिक्योरिटी सिलेक्शन, स्टॉक पिकिंग यानी स्टॉक्स को कैसे पिक करना है। दूसरा है मार्केट टाइमिंग, शॉर्ट टर्म बेट्स ऑन डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। यहाँ पे आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। तीसरा है एसेट एलोकेशन, योर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग। और एसेट एलोकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू डेविड। इट मींस डिवाइडिंग अप योर मनी अमॉन्ग डिफरेंट क्लासेस और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और रियल स्टेट एंड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन दैट यू डिसाइड इन एडवांस अकॉर्डिंग टू योर गोल्स और नीड्स। रिस्क टॉलरेंस, बेसिकली एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे इस तरीके से इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले और डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज या रियल स्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है, यानी डाइवर्सिफाई करना है अपने सारे पैसों को। सिर्फ किसी भी एक क्लास में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इससे आपका रिस्क बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई वर्ड पे फोकस करना है। जैसे आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर बास्केट गिरा तो आपके सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसीलिए एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एसेट एलोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। सबसे पहले एक आप अप्रॉक्स अपना रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई कर ले। रिस्क प्रोफाइल यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, रिस्क एपेटाइट, रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टॉलरेंस। रिस्क एपेटाइट यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है रिस्क लेने में। रिस्क कैपेसिटी यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो आप कितना लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। रिस्क टॉलरेंस यानी आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं इमोशनली अगर
अगर आपको कोई लॉस हुआ तो, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया है और कुछ ही हफ्तों में वो 30,000 रुपए पे आ गया है, तो आपकी मेंटल स्टेट पे क्या इफेक्ट डालेगा ये। और एसेट एलोकेशन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय या एक बिजनेसमैन की एसेट एलोकेशन बहुत ही डिफरेंट होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्या है। जैसे कि आपको पता है कि देश का रियल स्टेट मार्केट या एफडीज का रिटर्न्स बहुत कम हो गए हैं, तो अगर आप अपने सारे पैसे इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा कंपेयर टू अगर आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करते हो तो, जिसमें आप डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट करते हो। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेक श्योर करिए कि आप हफ्ते में 1 दिन निकालकर अपना एसेट एलोकेशन प्लान करें, और हो सके तो अपनी फैमिली या पार्टनर की भी आप राय ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है रीबैलेंसिंग का, यानी जैसे आपके एसेट्स परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप देख रहे हो कि स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका कुछ प्रोपोर्शन आप सेल कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट बुक करके आप बाकी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग एक तरीके का स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप कभी भी लॉस नहीं फेस करोगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, जो है क्रिएट अ लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना या एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना के बारे में बात करते हैं कि जिससे कि आप पैसे लूज ना करो। यानी नो मैटर आप कहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको मेक श्योर करना है कि आप पैसे तो लूज ना ही करो, जिससे कि आपको कभी भी लॉस ना हो। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स बिलियनियर रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रे डालियो कहते हैं कि हमें 4 चीजों से अपने पैसों को बचाना है: इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिसेशन। रे की माने तो 30% पैसे स्टॉक्स में एंड लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 15% आपको इंटरमीडिएट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, 40% आपको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, 7.5% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, 7.5% आपको कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है। टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो आपको हेल्प करता है ज्यादा पैसे बनाने में, साथ ही साथ ये आपको रोकता है कोई बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक से, जिससे कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेप नंबर 6 है इन्वेस्ट लाइक 0.001%, द बिलियनियर्स प्लेबुक। टोनी रॉबिन्स चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को भी वो सीक्रेट्स बता दे, जिससे कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं पूरे दुनिया में, उनकी स्ट्रैटेजी को वो अडॉप्ट कर सके और खुद भी बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सके। 4 साल तक टोनी रॉबिन्स ने वर्ल्ड के 50 बेस्ट इन्वेस्टर्स, बिलियनियर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया और ये जाना कि वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन सारे सजेशन को मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उनमें से जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनका मैं डेफिनेटली आपको एडवाइसेस शेयर करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिले। पहला है वॉरेन बफेट। उन्होंने ये कहा है कि ETFs एंड इंडेक्स फंड काफी है किसी भी नए इन्वेस्टर को लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए और अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। पॉल जोन्स ये सजेस्ट करते हैं कि एक इन्वेस्टर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने में जो डिफेंसिव हो, ना कि एग्रेसिव। जॉन बोगल जो फाउंडर एंड क्रिएटर है वैनगार्ड ग्रुप के, वो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि ETFs एंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। इस सेक्शन में बेसिकली मैक्सिमम लोग 3 चीजों पर फोकस करने के लिए कहते हैं। पहला है कि आपको एक बिजनेस करना चाहिए, दूसरा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में इन्वेस्ट करना चाहिए, तीसरा है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही था इस चैप्टर का मेन आइडियाज। अब हम आते हैं फाइनल स्टेप पे, जो है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। यानी आपने अभी जो भी इस वीडियो में सीखा है उसे रियल लाइफ में यूज करिए और अपनी जर्नी की शुरुआत करिए। आपको इस जर्नी को एंजॉय भी करना है क्योंकि हैप्पीनेस भी जरूरी है सक्सेस के साथ, और इन दी एंड इस दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड बनाने में भी आपको हेल्प करना है, जहां पर आप अपने पैसों को चैरिटी में दे सकते हैं या फिर अंडर प्रिविलेज लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल सक्सेस पाने में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर हम इस बुक की क्विक समरी करें तो हमने आज मनी मास्टर द गेम बुक से 7 फाइनेंशियल स्टेप्स सीखा जो हमें फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेगा अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो। स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कि कैसे हमें जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। दूसरे स्टेप में हमने 9 मिथ्स के बारे में सीखा कि अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही इजी रखना चाहिए और लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। स्टेप नंबर 3 में एक रियलिस्टिक गोल बनाने के लिए ऑथर ने कहा और उसे डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने सीखा कि हमें 5 एलिमेंट पे फोकस करना है। स्टेप नंबर 4 में हमने सीखा एसेट एलोकेशन के बारे में,
स्टेप नंबर 5 में हमने सीखा कि क्रिएट अ लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान, जिसमें हमने ऑल वेदर पोर्टफोलियो के बारे में सीखा। स्टेप नंबर 6 में हमने सीखा कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनल स्टेप में हमने सीखा कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी को हमें एंजॉय करना है, लोगों की हेल्प करनी है और सबसे जरूरी चीज हमें आज ही एक्शन लेना है, जिससे कि हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस डिटेल समरी से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं लाइक बटन दबाकर, और कमेंट में अपने थॉट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी फैमिली एंड अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी कुछ नया सीख सके। अगर आप ऐसे ही और डिटेल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरा सपना यह है कि इस चैनल से मैं 10,000 लोगों की हेल्प करूं, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए इंस्पायर करूं और उन्हें हेल्प भी करूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। और कुकू FM एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड करिए और अपनी लाइफ को भी चेंज करिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग ऐप है जो मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ।